मेरा नाम मिसेस निकिता ज्ञानचंदानी है और मैं आदर्श महाविद्यालय में विज्ञान का पाठ पढ़ाती हूँ, विज्ञान सिखाती हूँ। तो आज हम कक्षा 10 का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण सीखेंगे। अब हम जाने रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी जो अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उनमें से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन वो जो नया पदार्थ है, जो पहले पदार्थ की जो अवस्था थी वो बदल जाता है, नए गुणधर्मों वाला आता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको कहती हूँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पहले गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, जल मिलता है, H2O यानी पानी मिलता है। तो उसकी अवस्था बदल गई। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी चीजें शामिल हो सकती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसके कुछ लक्षण हैं। जैसे पहला लक्षण रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही थी उसके पहले रंग अलग था और जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई तब उसके रंग में परिवर्तन आता है। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था का मतलब समझो, हमने देखा इधर, हमने हाइड्रोजन की अवस्था गैसीय थी, ऑक्सीजन की अवस्था गैसीय थी, लेकिन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमको लास्ट में पदार्थ मिला वो कौन सी अवस्था में मिला, जलीय अवस्था में। इसका मतलब रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तीसरा है गैस का उत्सर्जन। हो सकता है कि कई ऐसी प्रक्रियाएं हो कि जो दो पदार्थ मिल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किसका निर्माण होता है, गैस का। गैसीय थी, ऑक्सीजन की अवस्था गैसीय थी, लेकिन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमको लास्ट में पदार्थ मिला वो कौन सी अवस्था में मिला, जलीय अवस्था में। इसका मतलब रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तीसरा है गैस का उत्सर्जन। हो सकता है कि कई ऐसी प्रक्रियाएं हो कि जो दो पदार्थ मिल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद किसका निर्माण होता है, गैस का उत्सर्जन। मान लो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिला, गैस का स्वरूप मिला। उसके बाद आता है तापमान में परिवर्तन। हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई हो तब तापमान कम या ज्यादा हो और उसके बाद कम या ज्यादा हो गया हो। मान लो तुमने घर में दूध रखा है, पहले हमने दूध गर्म किया, लेकिन जब हमने उसको कमरे के तापमान पर रखा तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो उसके 4 लक्षण हैं, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ये सारी रासायनिक प्रक्रियाएं हमें दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती हैं। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी दूध दही जमाती है, पहले क्या था, दूध था, फिर दूध में थोड़ा दही का जमा डाला, तो फिर रासायनिक अभिक्रिया हुई और क्या बन गई, दही बन गई। उसके बाद आता है भोजन का पकना। जैसे देखो हम कोई सब्जी बनाते हैं तो पहले सब्जियां अलग होती है, कच्चे रूप में होती है, लेकिन हमने उसके बीच प्रक्रिया कराई तो क्या बन गया, भोजन। उसी तरह से श्वसन प्रक्रिया, हमारे शरीर में जो ये श्वसन की प्रक्रिया है वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद है भोजन का पचना। हमारे शरीर में जो पचने का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो भी एक तरह की कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आज मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके लक्षण क्या है, उनमें कौन कौन चीजें शामिल होती हैं और दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको दिखने को मिलती हैं, उसके बारे में समझाया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप
अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। कल हमने 10वीं कक्षा का पहला लेसन में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में सीखा। आपको मैंने कल बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह से एक और नया पदार्थ का उत्पादन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ये इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब आप जानते हो आपके घर में तो कुछ न कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती रहती होंगी जैसे, पर ये अभिक्रिया हो तो रही है लेकिन इसको दर्शाया किससे जाता है? तो इसको दर्शाते हैं हम रासायनिक समीकरण से। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, यदि आप सुबह सुबह उठते हो तो क्या पीते हो? चाय, कॉफी, कुछ भी पीते हो ना। आपकी मम्मी चाय बना के देती है कि नहीं बना के देती है? ठीक है, तो चाय बनाने में जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो है दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती। तो ये सब इस प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। तो जो पदार्थ प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अब अभिकारक के मिलने की वजह से क्या चीज़ बनती है? एक और नई चीज़ बनती है। उस चीज़ का नाम है चाय। यानी चाय का क्या हुआ? उत्पादन। तो आप समझ लो, जो पदार्थ प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जिनकी वजह से जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अब जैसे समझ लो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोयले का दहन होना। ठीक है, कोयला की अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था। अगर मैंने उसको जलाया, किसकी उपस्थिति में जलाया? हवा की उपस्थिति में जलाया, तो क्या बना? उसका दहन की वजह से कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रक्रिया में जिसने हिस्सा लिया बता सकते हो ना? क्या लिया हमने चीज? कोयला लिया, और उसको किसके साथ मिक्स किया? किसके साथ दहन करवाया? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या चीज बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो हिस्सा ले रहे हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जो नई चीज पैदा हो रही है उसे कहते हैं उत्पादक। चलो मान लो एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक और उदाहरण है, जैसे है मैग्नीशियम की पट्टी। जब मैग्नीशियम की पट्टी को हवा के साथ जलाया जाता है, मतलब आग में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस प्रक्रिया में अभिकारक कौन है? उत्पाद कौन है? बता सकते हो? हाँ, तो जो चीज हिस्सा ले रही है, जिसने हिस्सा लिया, किसने हिस्सा लिया? मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हिस्सा ले रहे हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो समीकरण दर्शाते समय उसे हमें किस तरफ लिखना है? लेफ्ट साइड। अब जो चीज नई बनी, क्या नई बनी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? उत्पाद बना। तो ये जो उत्पाद बना उसको किस तरफ रखते हैं? राइट हैंड साइड। और उसको जो चीज बनी है एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये इसका सिर कहलाता है और ये इसकी पूंछ कहलाती है। अभी रासायनिक समीकरण लिखते समय हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं। इसको लिखने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? इसके प्रतीक। आप जानते हो कि सबके प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ उनकी अवस्था का भी वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम की अवस्था का मतलब देखो, जैसे ये डस्टर क्या है? आप समझते हो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। अब ये डस्टर की अवस्था कैसी है? ठोस। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम की रिबिन है उसकी अवस्था भी ठोस है। पर ठोस है पर हमें कैसे दर्शाना है? इधर सॉलिड। एस का मतलब होता है सॉलिड, यानी ठोस। उसको मिलाया, किसके साथ मिलाया? किसके साथ दहन करवाया हमने? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के क्या है? हवा में क्या है? ऑक्सीजन। तो उसकी अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था। दोनों को जलाने से क्या बना? जो चीज बनी, क्या बनी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन वो कौन सी अवस्था में आती है? सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में। इस तरह से किसी भी समीकरण को दर्शाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पदार्थ प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें हमें लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, और उनकी वजह से जो नई चीज बनी उसे हमें राइट हैंड साइड लिखना
उत्पाद लेते हैं और उनको हमें प्रतीकों के द्वारा दर्शाना पड़ेगा और साथ साथ हमें उनकी अवस्था के बारे में भी बताना पड़ेगा। इस तरह से हम कई रासायनिक समीकरण बता सकते हैं। अब आप बताओ कि आपके रोज की व्यवहार में कितनी चीजें होती हैं। आपकी मम्मी रोज का खाना बनाती है कि नहीं बनाती है? हाँ, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं। सब्जियां क्या कहलाएंगी? अभिकारक। जैसे आपकी मम्मी समझो आलू की सब्जी बना रही है, तो आलू लिया, तेल लिया, ठीक है, ये दो चीज क्या होगी? पदार्थ। उन दोनों को गर्म किया और उसकी वजह से नया प्रोडक्ट जो बना, नया उत्पाद बना, वो क्या बना? आलू की सब्जी। ठीक है, तो आलू की अवस्था कैसी थी? ठोस। तेल की अवस्था कैसी थी? द्रव्य। और उसकी वजह से हमें ठोस चीज मिली, मतलब आलू की सब्जी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये सब समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। कल हमने 10वीं कक्षा का पहला लेसन में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में सीखा। आपको मैंने कल बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह से एक और नया पदार्थ का उत्पादन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ये इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब आप जानते हो आपके घर में तो कुछ न कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती रहती होंगी। जैसे पर ये अभिक्रिया हो तो रही है, लेकिन इसको दर्शाया किससे जाता है? तो इसको दर्शाते हैं हम रासायनिक समीकरण से। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, यदि आप सुबह सुबह उठते हो तो क्या पीते हो? चाय, कॉफी, कुछ भी पीते हो ना। आपकी मम्मी चाय बना के देती है कि नहीं बना के देती है? ठीक है, तो चाय बनाने में जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वो है दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती। तो ये सब इस प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। तो जो पदार्थ प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अब अभिकारक के मिलने की वजह से क्या चीज बनती है? एक और नई चीज बनती है। उस चीज का नाम है चाय। यानी चाय का क्या हुआ? उत्पादन। तो आप समझ लो, जो पदार्थ प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जिनकी वजह से जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अब जैसे समझ लो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोयले का दहन होना। ठीक है, कोयला की अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था। अगर मैंने उसको जलाया, किसकी उपस्थिति में जलाया? हवा की उपस्थिति में जलाया, तो क्या बना? उसका दहन की वजह से कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रक्रिया में जिसने हिस्सा लिया बता सकते हो ना? क्या लिया हमने चीज? कोयला लिया और उसको किसके साथ मिक्स किया? किसके साथ दहन करवाया? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या चीज बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो हिस्सा ले रहे हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जो नई चीज पैदा हो रही है उसे कहते हैं उत्पाद। चलो मान लो एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक और उदाहरण है, जैसे है मैग्नीशियम की पट्टी। जब मैग्नीशियम की पट्टी को हवा के साथ जलाया जाता है, मतलब आग में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस प्रक्रिया में अभिकारक कौन है? उत्पाद कौन है? बता सकते हो? हाँ, तो जो चीज हिस्सा ले रही है, जिसने हिस्सा लिया, किसने हिस्सा लिया? मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हिस्सा ले रहे हैं उसे अभिकारक कहते हैं। तो समीकरण दर्शाते समय उसे हमें किस तरफ लिखना है? लेफ्ट साइड। अब जो चीज नई बनी, क्या नई बनी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? उत्पाद बना। तो ये जो उत्पाद बना उसको किस तरफ रखते हैं? राइट हैंड साइड। और उसको जो चीज बनी है एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये इसका सिर कहलाता है और ये इसकी पूंछ कहलाती है। अभी रासायनिक समीकरण लिखते समय हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं। इसको लिखने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? इसके प्रतीक। आप जानते हो कि सबके प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ उनकी अवस्था का भी वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम की अवस्था
अवस्था का मतलब देखो, जैसे ये डस्टर क्या है, आप समझते हो, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। अब ये डस्टर की अवस्था कैसी है? ठोस। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम की रिबिन है उसकी अवस्था भी ठोस है। अब ठोस है और हमें कैसे दर्शाना है? इधर सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस। उसको मिलाया, किसके साथ मिलाया? किसके साथ दहन करवाया हमने? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के क्या है? हवा में क्या है? ऑक्सीजन। तो उसकी अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था। दोनों को जलाने से क्या बना? जो चीज बनी, क्या बनी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन वो कौन सी अवस्था में आती है? सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। इस तरह से किसी भी समीकरण को दर्शाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? हमें मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो पदार्थ प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें हमें लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, और उनकी वजह से जो नई चीज बनी उसे हमें राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। जो पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो चीज नई बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और उनको हमें प्रतीकों के द्वारा दर्शाना पड़ेगा, और साथ साथ हमें उनकी अवस्था के बारे में भी बताना पड़ेगा। इस तरह से हम कई रासायनिक समीकरण बता सकते हैं। अब आप बताओ कि आपके रोज के व्यवहार में कितनी चीजें होती हैं? आपकी मम्मी रोज का खाना बनाती है कि नहीं बनाती है? हाँ, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं। सब्जियां क्या कहलाएंगी? अभिकारक। जैसे आपकी मम्मी समझो आलू की सब्जी बना रही है, तो आलू लिया, तेल लिया, ठीक है, ये 2 चीज क्या होगी? पदार्थ। उन दोनों को गर्म किया और उसकी वजह से नया प्रोडक्ट जो बना, नया उत्पाद बना, वो क्या बना? आलू की सब्जी। ठीक है, तो आलू की अवस्था कैसी थी? ठोस। तेल की अवस्था कैसी थी? द्रव्य। और उसकी वजह से हमें ठोस चीज मिली, मतलब आलू की सब्जी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये सब समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम आगे सीखेंगे। हमने सीखा रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। रासायनिक समीकरण बनता है अभिकारक और उत्पाद की मदद से। अभिकारक का मतलब होता है जो प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और उत्पाद का मतलब होता है जो चीज़ बन रही है, प्रोडक्शन जिसका हो रहा है, उत्पादन जिसका हो रहा है, उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अब ये रासायनिक समीकरण तो बना, हमने देखा उसको कैसे दर्शाते हैं, उसका समीकरण लिखना सीखा। लेकिन आखिर रासायनिक समीकरण को अभी हमें क्या आज सीखेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। अब उदाहरण में ले रही हूँ Fe, लोहा, ठीक है। अब लोहे को पानी के साथ बहुत देर तक रखा जाता है। समझो आपके घर कोई भी लोहे की वस्तु है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक हवा की नमी में रही या पानी में रही, तो उस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो उसको हम समीकरण के रूप में कैसे दर्शाते हैं? लोहे को कहा जाता है आयरन, Fe। उसकी अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था। और पानी की अवस्था H2O है। पानी की अवस्था है इधर लिक्विड अवस्था, ठीक है। अब इसको पानी की उपस्थिति में मिलाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। अब लोहे के ऊपर जंग लग गई तो उसे हम कहते हैं, लोहे के ऊपर जंग लगना नहीं कहते, पर क्या बना? आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यानी Fe3O4। और कौन सी गैस मुक्त हुई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, ठीक है। अब मुझे इस प्रक्रिया को क्या करना है? संतुलित करना है। तो प्रक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? प्रक्रिया को संतुलित करने का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड, जो प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उसकी संख्या, और जो उत्पादन हो रहा है उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितने परमाणु हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चीज़ें हिस्सा ले रही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इनकी संख्या और राइट हैंड साइड इनकी संख्या समान है या नहीं है। यदि असमान है तो मैं उसे संतुलित कैसे करती हूँ, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला तत्व Fe लेते हैं, ठीक है। तो अभी Fe की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? आप देख लीजिए 1 है। तो राइट हैंड साइड कितनी दी गई है? 3। तो क्या ये संख्या समान है? नहीं, ये संख्या समान नहीं है। तो किस ओर संख्या कम है? लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे क्या करना है? 1 में से क्या करने का? 3 करने का।
ठीक है। तो एक में से 3 करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड एक को किससे गुणा करूंगी? 3 से। तो अभी दोनों तरफ आयरन की संख्या क्या हो जाएगी? समान। तो अभी हम कह सकते हैं कि Fe तत्व है उसकी संख्या समान होगी। तो मैं इधर ब्रैकेट बनाकर आगे क्या लिखूंगी? 3 लिख दूंगी। ठीक है। अब दूसरा तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। ठीक है। ये 2 हो गए। तो इसका मतलब दोनों तरफ अगर चीज़ें समान है तो उसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अभी हम तीसरी चीज लें। यहाँ पर कौन सा तत्व बाकी बच गया? ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन बच गया। अब ऑक्सीजन की यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितनी संख्या है? सिर्फ 1। तो मैं लिखूंगी 1। और राइट हैंड साइड कितनी है? 4। कितनी है? 4। अब तो दोनों असमान हो गए। लेकिन संतुलित करने का मतलब भी यही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड संख्या है तत्वों की उतनी ही संख्या राइट हैंड साइड होनी चाहिए। अब मुझे 1 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? इधर 4 से गुणा नहीं करूँगी, लेकिन आगे की तरफ करूँगी। ठीक है। तो लिखूंगी 1 गुणा 4 बराबर 4। कहाँ पर कमी है? लेफ्ट हैंड साइड। किस तरफ? अभिकारक की तरफ। तो मैंने लिख दिया 4। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। आयरन संतुलित हो गया। एक बार हम सब चेक कर लें सब चीज संतुलित है कि नहीं। 3 Fe 3 Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। लेकिन अब इसको बैलेंस करते समय एक चीज फिर से बैलेंस बिगड़ गया। किसका? हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। किधर? लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कितना हो गया? 2। तो अभी मुझे कहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा? यहाँ पर कितना हो गया? लेफ्ट हैंड साइड 8 हो गया। अब मुझे राइट हैंड साइड को 2 में से 8 बनाने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा 4 से गुणा। तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस की हुई इक्वेशन, बैलेंस का मतलब होता है संतुलित। संतुलित की हुई जो समीकरण है वो मैं कैसे लिखूंगी? 3 Fe 4 H2O, उससे क्या बना? Fe3O4 प्लस 4 H2O। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड आयरन की संख्या 3 है, राइट हैंड साइड भी 3 है। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन की संख्या 8 है, राइट हैंड साइड भी 8 है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन की संख्या 4 है, राइट हैंड साइड भी 4 है। तो इस तरह से हमने दिए गए समीकरण को संतुलित कर दिया। ठीक है। इस तरह से ऐसे कई उदाहरण दिए हुए हैं जिनको हम संतुलित कर सकते हैं। और परीक्षा में ये 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि दिया गया समीकरण को संतुलित करो। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको ये संतुलित कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा।